हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नई आर्थिक नीति या फिर आर्थिक सुधार 1991। और आज की क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। आप लोग आराम से देखना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक इस चैप्टर के आज मैं आपको कवर करवा के जाने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है, और बोर्ड एग्जाम में कम से कम ये 8 to 10 मार्क्स का तो आपका लगने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है 1991 की आर्थिक सुधार, ठीक है, या फिर इसे हम लोग आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं, नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर में टॉपिक क्या है, आर्थिक सुधार क्या होता है, उदारीकरण क्या है, उदारीकरण के अंतर्गत क्या सुधार किए गए थे, निजीकरण, नवरत्न, निजीकरण के पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या तर्क है, वैश्वीकरण क्या है। तो तीन मेन वैसे टॉपिक होते हैं इसमें, एक उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा हमारा वैश्वीकरण। अब इनके अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं वो भी लिखे गए। वैश्वीकरण के अंदर बाहरी स्रोत क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन से तत्व थे, और विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है। इसके अलावा LPG नीतियों के अंदर अच्छे प्रभाव और आर्थिक सुधारों के पक्ष में क्या क्या तर्क है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के ऊपर बात करते हैं कि ये चैप्टर जो है हमें आज क्या बताने वाला है, या इस चैप्टर में हम नई आर्थिक नीति के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था 1950 से 1990 में भारत सरकार की नीतियां क्या क्या थी। ठीक है, अच्छा, ये जो पीरियड होता है इसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका लेन देन दुनिया के दूसरे देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। ठीक है, तो इसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई थी वो बनाई थी सबसे पहले 1956 IPR। ठीक है, इसके अंदर भारत सरकार ने अपने उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया था। ज़्यादातर उद्योग भारत सरकार खुद चला रही थी, तो भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों के हाथ बिल्कुल बांध दिए थे। सारे उद्योग यानी सारी ज़्यादातर कंपनियां भारत सरकार के कंट्रोल में थी। शुरू में इन कंपनियों में लोगों को अच्छा रोजगार भी मिला और इन्होंने GDP के अंदर हमारे देश में GDP को भी बढ़ाया। लेकिन धीरे धीरे इन सभी जो सरकार के उद्योग थे, जो सरकार की कंपनियां थी, इनकी निष्पादन क्षमता जो है, इनके कार्य कुशलता कम होने लगी, इनमें भ्रष्टाचार, चोरी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इनका घाटा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जो किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो उद्योग भारत सरकार चला रही थी 1990 तक। तो एक बात आपको समझ में आ गया, 1990 तक भारत सरकार जितनी भी कंपनियां चला रही थी, कुछ कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियां भारत सरकार को लॉस दे रही थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण था आर्थिक सुधार का। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था IPR 1956 के अंदर सरकार ने लाइसेंस लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? लाइसेंस। सरकार ने निजी क्षेत्रों को बिल्कुल बांध दिया था। निजी क्षेत्रों को कोई भी काम करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे और वो देश की GDP में अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से देश के अंदर आर्थिक सुधार किया गया। तो एक दूसरा फैक्टर ये था कि निजी क्षेत्र अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो था आयात प्रतिस्थापन के लिए जो हमने अपनाया था टैरिफ और कोटा। तो टैरिफ और कोटे की वजह से भारत को जो निर्यात है वो तेजी से बढ़ नहीं रहा था, और जब निर्यात नहीं बढ़ेगा तो आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं आएगी। लेकिन आपके देश के अंदर बहुत सारी चीजें महंगी है और सारी चीजें नहीं बन पा रही है, इसकी वजह से आपका आयात बहुत ज्यादा है। तो आयात 1990 तक भारत के आयात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और निर्यात भारत का था नहीं। तो विदेशी मुद्रा की जरूरत हमें ज्यादा थी, लेकिन हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बार बार विदेशी मुद्रा का उधार ले रहे थे और हमारे सर पे बहुत सारे विदेशी मुद्रा का कर्जा चढ़ गया था। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे कि IMF हो गया या यूनाइटेड नेशन हो गए, इन लोगों ने हमें ऋण देने से मना कर दिया। और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी 1990 में कि भारत सरकार के पास सिर्फ 2 हफ्ते का विदेशी विनिमय था। यानी कि भारत सरकार जितनी भी चीजें बाहर से मंगवा रही थी, अगर 2 हफ्ते के अंदर भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन नहीं करती, खुली अर्थव्यवस्था में नहीं बदलती, तो भारत सरकार 2 हफ्ते के बाद रखा हुआ पैसा खत्म हो जाता। ना तो भारत सरकार विदेशी मुद्रा से अपने कर्जे चुका पाता क्योंकि खत्म हो चुका था, और ना ही विदेशों से कोई सामान खरीद पाता।
तो भारत के अंदर आने वाली जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं थी, पूंजीगत वस्तुएं थी, उन सब का आयात बंद हो जाता और भारत की बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती, भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाती। तो इसी सिचुएशन के अंदर भारत के अंदर नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बता देता हूं, 1950 से 1990 के बीच में भारत सरकार ने IPR 1956 अपनाया, लाइसेंस राज को अपनाया, टैरिफ और कोटा को अपनाया। अब ये तीनों ही चीजें भारत सरकार ने 1990 के अंदर IPR 1956 को भी, लाइसेंस राज को भी, टैरिफ और कोटा को भी भारत सरकार ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। और वहां से 1991 से भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को चलाने का नया तरीका अपनाया और उस नए तरीके का नाम क्या था? उदारीकरण। ठीक है, देख लेना, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो नए तरीके अपनाए गए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, इन्हीं को हम लोग नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और नई आर्थिक नीति जब भारत के अंदर 1991 में की गई थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और उस टाइम में भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर नई आर्थिक नीति लागू करने। और नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत तेज गति मिली। ठीक है, हालांकि इसके कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े, लेकिन अच्छे प्रभाव बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो बस हम आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर क्या है। 1950 से 90 तक हमने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए IPR 1956 चुना, हम लोगों ने लाइसेंस राज को चुना, हम लोगों ने टैरिफ और कोटा को चुना आयात प्रतिस्थापन के लिए। भारत सरकार ने इन तीनों पॉलिसी को खत्म कर दिया 1991 में और काम करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? नई आर्थिक नीति कहते हैं। बस जी, चैप्टर यही है और इन तीनों के ऊपर ही हमारे को चर्चा करनी है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को, यही हमारा चैप्टर है। क्लियर? तो एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। कह रहा है कि आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ये तो आप सभी बच्चों को पता है। लेकिन उसके बाद, आजादी के बाद भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों की उपेक्षा करी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे उद्योग भारत सरकार के कंट्रोल में थी और निजी क्षेत्र तेजी से ना बढ़े, इसलिए भारत सरकार लाइसेंस भी लेकर आ गई थी। निजी क्षेत्र में बहुत कम निवेश हुआ। ठीक है, इन 4 दशकों में, यानी इन 40 सालों में निजी क्षेत्रों में निवेश बहुत कम हुआ, क्योंकि सारी चीजें सरकार के हाथ में थी, जिसकी वजह से 1990 तक संवर्धि और विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से बाधित हो गई थी। तो इस पहले स्लाइड के अंदर वो हमें यही कह रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आर्थिक सुधार के कारण। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भारत में आर्थिक सुधारों के क्या कारण थे। भारत में आर्थिक सुधारों के क्या कारण थे? सबसे पहला, सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र थे जो सरकार के कंट्रोल में थे। जैसे कि मैंने बताया था, IPR 1956 में सरकार ने सभी कंपनियों को, सभी इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। बोला कि मैं खुद चलाऊंगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों के हाथ में पैसा नहीं था और उनके अंदर निवेश करने की क्षमता नहीं थी। तो सभी कंपनियों को, सभी इंडस्ट्रियों को भारत सरकार ने खुद ही चलाने का फैसला किया। लेकिन 1990 तक पहुंचते पहुंचते इनके अंदर भ्रष्टाचार, रिसाव, चोरी बहुत तेजी से बढ़ गया और ये भारी नुकसान का सामना करने लगे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों का निर्णय लिया, यानी कि सारे क्षेत्रों को बेचा और निजीकरण करने का फैसला लिया। तो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा बड़ा कारण था भुगतान शेष का घाटा। भुगतान शेष का घाटा का मतलब क्या होता है? जब किसी देश का आयात बहुत ज्यादा होता है और निर्यात बहुत कम होता है, तो ऐसे देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत ज्यादा होती है पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होती है, तो उस देश का भुगतान शेष घाटे में जाता है। 1990 तक भारत के आयात बहुत तेजी से बढ़ चुके थे और भारत का निर्यात बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा उधार लेना पड़ता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ये विदेशी मुद्रा हमें बार बार उधार देने से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मना करती थी। तो भुगतान शेष में होने वाला घाटा हमारे देश के अंदर आर्थिक सुधारों का एक नया कारण बना। ठीक है, इसके अलावा स्फीतिक दबाव, भारत के अंदर जो चीजें बन रही थी, क्योंकि देखो आजकल क्या है ना कि बहुत सारी कंपनियां विदेशों की भारत में आ गई, तो इंडियन कंपनियों के साथ उनका कंपटीशन चलता है। कंपटीशन चलता है तो चीजों के रेट कम होते हैं, लेकिन उस समय भारतीय बाजारों में सिर्फ भारतीय कंपनियों का बोलबाला था
और उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, ठीक है, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। तो भारतीय बाजारों में स्फीतिक दबाव बन चुका था, भारतीय वस्तु और सेवाओं का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों का फैसला करा। विदेशी विनिमय कोषों में कमी, ये तो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये तो सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि भारत सरकार के पास रखा हुआ जो विदेशी विनिमय है यानी विदेशी मुद्रा है, उस समय क्या था ना कि भारत की जितनी भी कंपनियां देश में चल रही थी उनका रॉ मटेरियल भी बाहर से आया करता था, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती थी, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी बाहर से आती थी। 1990 की बात बता रहा हूँ। और भारत सरकार, इसके लिए भारत सरकार को विदेशी मुद्रा चाहिए। अब देखो, हम तो कुछ बेचते नहीं थे बाहर वालों को कि हमें विदेशी मुद्रा है, तो हम विदेशी मुद्रा उधार लेकर आते थे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया, देखो अब तुम अपने पड़ोसी से रोज रोज उधार मांगोगे तो वो कितने दिन देगा, 1 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, लेकिन एक टाइम में तो मना कर देगा ना। तो सेम ऐसे ही भारत के साथ भी हुआ। भारत के पास रखा हुआ विदेशी मुद्रा बहुत तेजी से कम हो गया, जिससे भारत पे विदेशी मुद्रा का संकट गहराने लगा। अब भारत के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने कर्जों को भी, जो कर्जा भारत सरकार ने ले रखा था विदेशी मुद्रा का, उसका ब्याज का भुगतान भी कर सके। तो इसीलिए भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों का फैसला लिया। ऋणों का भारी बोझ, भारत सरकार पे जो ऋण थे वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारे देश का जो व्यापार शेष था, हमारे देश का जो भुगतान शेष था वो बहुत तेजी से घाटे में जा रहा था। व्यय राजस्व से बहुत ज्यादा अधिक हो गए थे। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अकुशल प्रबंधन। जिन कंपनियों को भारत सरकार चला रही थी, जिन इंडस्ट्रीज को भारत सरकार चला रही थी, उनका जो प्रबंधन था वो बहुत ज़्यादा अकुशल हो गया था, ठीक है। और उनमें फिजूल खर्ची, लापरवाही भरे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से घाटे में जा रहे थे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों का फैसला लिया, ठीक है। तो भाई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत के अंदर आर्थिक सुधार क्यों किए गए, आपको वो सारे पॉइंट हाईलाइट करने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, 1991 में कौन सा संकट आया था जिसकी वजह से भारत ने आर्थिक सुधार करा था। 1900 संकट में IMF और विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने पर बाध्य किया। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि 1990 तक भारत के अंदर जितने भी भारत का जो कर्जा था, मतलब विदेशी मुद्रा का जो कर्जा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब भारत सरकार जब वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं के पास उधार लेने के लिए गई, तो उन संस्थाओं ने भारत सरकार के ऊपर शर्त रख दिया। और शर्त क्या रखा कि बोला कि हम आपको उधार तभी देंगे जब आप भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करोगे, क्योंकि आप भारत की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार नहीं करोगे तो आपको ऐसे ही ऋण की बार बार जरूरत पड़ेगी, और हम आपको ऋण कब तक देते रहेंगे। आपको खुद भी तो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, बात तो उनकी भी एक तरीके से सही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने भारत को $7 बिलियन का उधार दिया था, और वो इस शर्त पर दिया था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर लगे हुए सभी प्रतिबंधों को हटाएगी। जैसे निजी क्षेत्रों को अपने देश में काम नहीं करने दे रही खुल के, उसे खुलकर काम करने देगी। सारी चीजों पे सरकार कब्जा जमा के बैठी है, सरकार उसको थोड़ा रिलीफ करेगी। अच्छा, विदेश की कोई कंपनी आपके देश में आकर काम ना कर सके, आपने टैरिफ और कोटा लगा रखा है, उसको रिलीज करेगी, उसको खत्म करेगी। इस शर्त पर विश्व बैंक ने और IMF ने भारत को लोन दिया था कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा और बार बार उधार मांगने नहीं आएगा। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर जो नई आर्थिक नीति लागू की गई उसका ढांचा, उसका ब्यौरा इन्होंने ही एक तरीके से तैयार किया था, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। निजी क्षेत्र पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाएगी, बहुत से सरकार की भूमिका को कम करेगी, व्यापार प्रतिबंधों को भारत हटाएगी। ये 3 बड़ी शर्तें रखी थी, किसने, विश्व बैंक ने और IMF ने, कि भाई ये 3 शर्तें पूरे करोगे तो हम तुम्हें लास्ट टाइम ऋण देंगे, ठीक है। और इन तीनों शर्तों को भारत सरकार ने माना, और उसके बाद भारत में नई आर्थिक नीति का जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक सुधारों का मतलब क्या है। इस तरीके से ना, आर्थिक सुधारों का अर्थ व नई आर्थिक नीति का अर्थ क्या होता है। पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी है, आर्थिक सुधारों से अभिप्राय ऐसी आर्थिक नीतियों के समूह से है जो संवृद्धि मतलब विकास होता है, तथा विकास की दर में तीव्रता को बढ़ाने के लिए निर्देशित की जाती है। नई आर्थिक सुधार का मतलब भारत में क्या है, नई आर्थिक सुधार का मतलब होता है ऐसे आर्थिक सुधार जो भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएगी। क्लियर है,
ठीक है। और इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम, जैसे निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, और उदारीकरण, ये 3 चीजें ऐसे अपनाई गई, कार्यक्रम के तरीके से अपनाया गया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाए, ठीक है। उद्योग और व्यापार के लिए भारत में क्या लाया गया? उदारीकरण। अब एक एक करके ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कोटा के लिए भारत में क्या आया? निजीकरण। और परमिट की जगह पे भारत में क्या आया? वैश्वीकरण, ठीक है। तो पहले 1950 से 90 तक ये तीनों चीजें चल रही थी। अब उन तीनों की जगह भारत सरकार ने इनको अपना लिया, तो इसी को हम लोग नई आर्थिक नीति कहते हैं। LQP की जगह LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग उदारीकरण। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं उदारीकरण, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा निजीकरण और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वैश्वीकरण। तो ये 3 बड़े बड़े पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और बच्चे तो बोलते भी है भाई LPG वाला चैप्टर, तो LPG है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादन इकाइयों की मुक्ति करने से है। जैसे कि जितने भी उत्पादन इकाइयां थी, जितने भी कंपनी और फैक्ट्रियां थी, उनके ऊपर लाइसेंस अप्लाई करा हुआ था, उनके लिए नियम और कानून बहुत सारे बनाए हुए थे, सरकार के बहुत सारे नियमों का उन्हें पालन करना पड़ना था, तो सरकार ने ना उनको फ्री होकर काम करने दिया, जिसको हमने उदारीकरण के अंतर्गत रखा है। तो अभी हम समझेंगे कि उदारीकरण की डेफिनेशन एग्जाम में 1 नंबर की आ सकती है, ठीक है। तो उदारीकरण के अंदर क्या क्या पॉइंट थे वो हमने ढंग से समझने हैं। ये थोड़ा सा उदारीकरण का आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। सन 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हुए थे, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, कीमत नियंत्रण कि भाई इससे ज्यादा कीमत नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, वित्तीय नियंत्रण लगाए हुए थे, आयात लाइसेंस लगा रखा था, विदेशी मुद्रा नियंत्रण लगा रखा था, बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन ये सभी प्रतिबंध भारत सरकार ने धीरे धीरे खत्म करे 1991 के बाद। इसी को हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? भ्रष्टाचार और अनावश्यक विलंबन तथा अकुशल को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। 1991 तक भारत सरकार जितनी भी फैक्ट्रियां, कंपनियां चल रही थी, उनमें भ्रष्टाचार, विलंबन, अकुशलता ये सब बहुत तेजी से बढ़ गया था, जिससे भारत की GDP बहुत तेजी से कम हो गई थी। इस वजह से भारत सरकार क्या लेकर आई? भारत सरकार उदारीकरण लेकर आई। जिन विकासशील देशों के अंदर दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर आदि में उदारीकरण के कारण तेजी से आर्थिक विकास किया गया। ऐसा नहीं कि भारत ने उदारीकरण पहली बार अपनाया था, इससे पहले भारत से पहले बहुत सारी कंट्रीज ने उदारीकरण अपनाया था और उनको बहुत फायदे मिले थे, इसलिए भारत ने भी उदारीकरण का फैसला लिया। तो किन किन देशों ने उदारीकरण हमसे पहले अपनाया वो मैंने आपको बता दिया। उदारीकरण के अंदर क्या क्या सुधार हुए? सबसे पहला औद्योगिक सुधार हुआ, फिर वित्तीय सुधार, कर सुधार, विदेशी विनिमय सुधार और व्यापार संबंधी या निवेश संबंधी सुधार किए गए। ये 5 बड़े सुधार हैं जो उदारीकरण के अंतर्गत किए गए थे और यही 5 सुधार हमारे को पढ़ना है। तो मैं जल्दी जल्दी पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे सुधार पढ़ा देता हूँ, बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है। कोई भी एक सुधार एग्जाम के अंदर में भी आपको रखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला सुधार क्या है? पहला सुधार है औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार में सबसे पहला उद्योगों के लिए पहले क्या था? लाइसेंस। सरकार ने कुछ उद्योगों को छोड़कर सबके लिए लाइसेंस खत्म कर दिया। सरकार ने बोला भाई अब किसी भी चीज के लिए, पहले तो क्या कि एक कपड़े की फैक्ट्री खोलनी है, बर्तन की फैक्ट्री खोलनी है, लाइसेंस लो। अब नहीं है, अब आपको कुछ चीजों को छोड़कर जैसे शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण जैसे हथियार वगैरह बनाना है, औद्योगिक विस्फोटक, बम वगैरह बनाना है या खतरनाक रासायनिक, बस इनको बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर, इनके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। सबको लाइसेंस समाप्त कर दिया। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी की गई। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था IPR 1956 में भारत सरकार ने अपने उद्योगों को 3 भागों में बांटा था और ज्यादातर उद्योग भारत सरकार ने 17 बड़े बड़े उद्योग भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में रखे थे। भारत सरकार ने 1991 में सभी उद्योगों को बेचकर सिर्फ 8 उद्योग बचा लिए थे, 8 उद्योग। और 2010 में तो भारत सरकार ने और भी सारे उद्योगों को बेच दिया। अब भारत सरकार पे सिर्फ 2 बड़े उद्योग है, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने सारे उद्योगों को बेच दिया। कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उद्योग की बात कर रहा हूं, ठीक है। उद्योग बहुत बड़ी चीज है, एक उद्योग के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के पास 17 बड़े बड़े उद्योग थे, 8 कर दिया गया घटाकर, ठीक है। और 2010-11 में इसे घटाकर अब 2 कर दिया गया। ये उदारीकरण की वजह से ही भारत सरकार ने किया है। उदारीकरण में भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्रों का जो रोल है अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में, वो कम कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं तीसरा पॉइंट में बोल रहा है उत्पादन क्षेत्र में आरक्षण हटाना, लघु उद्योगों का अनारक्षण। पहले ना भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर रखी थी कि ये सिर्फ लघु उद्योग बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 1950 से 90 में भारत सरकार लघु उद्योगों के लिए बहुत मेहरबान थी। भाई फर्नीचर सिर्फ लघु उद्योग ही बनाएगा, ठीक है, बर्तन सिर्फ लघु उद्योग बनाएगा, ये शर्ट पैंट लघु उद्योग बनाएंगे। लेकिन अब लघु उद्योगों से भी भारत सरकार ने हाथ थोड़ा सा पीछे करा 1991 के बाद। लघु उद्योगों को जितने राइट्स दे रखे थे, जितनी सब्सिडीज दे रखी थी, वो थोड़ा सा कम करा, जैसे सरकार का बर्डन कम हुआ। और बड़े उद्योगों को भी कुछ सामान उनमें से बनाने की इजाजत दी, क्योंकि बड़े उद्योग बहुत तेजी से सामान बनाते हैं और देश की जीडीपी में तेजी से कंट्रीब्यूट करते हैं और उनसे टैक्स भी सरकार को ज्यादा आ जाता है। तो कुल मिलाकर लघु उद्योगों का रोल भारत के अंदर थोड़ा सा कम किया सरकार ने, ठीक है। उत्पादन क्षमता में विस्तार, भारत की उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए तेजी से निजी क्षेत्रों को क्या दिया गया, लाइसेंस दिया गया या फिर लाइसेंस मुक्त किया गया, ठीक है। उत्पादन क्षमता को पहले लाइसेंस के साथ जोड़ा गया था, अब लाइसेंस से मुक्ति का अर्थ है उत्पादन क्षमता में लगी हुई रोक से मुक्ति। क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, पहले सरकार तय करती थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने लाइसेंस हटाया, अब हर व्यक्ति अपने मनपसंद की फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां खोल सकता था जल्दी जल्दी और देश में उत्पादन को बढ़ा सकता था, जिससे रोजगार भी बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पूंजीगत वस्तुओं के आयात में स्वतंत्रता। 1991 से पहले भारत में जो मशीन है, प्लांट है, जो बड़े बड़े कैपिटल गुड्स हैं, उनको आप सरकार की परमिशन के बिना अपने देश में नहीं ला सकते थे। जैसे 1991 से पहले अगर मैं किसी सामान को बनाने वाली बहुत बड़ी मशीन अपने देश में लाना चाहता हूं अमेरिका से, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार से बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, क्यों ला रहा हूं, किस लिए ला रहा हूं, क्या करूंगा, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने इन प्रतिबंधों को भी हटा लिया था, आप पूंजीगत वस्तुओं को भारत में आसानी से आयात कर सकते थे, ठीक है। एकाधिकार प्रतिबंधित तथा व्यवसाय क्रियान्वयन कानून MRTP एक कानून था, इसके अनुसार क्या था कि किसी सामान को बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक बंदा ही इस सामान को बनाएगा। लेकिन भारत सरकार ने इस कानून को भी हटा लिया। अब इस कानून के हटने की वजह से एक ही सामान को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां भी मार्केट में हो सकती थी। उदारीकरण और विस्तार नीतियों की शुरुआत के साथ बड़ी कंपनियों के लिए विस्तार, नए उद्यमों की स्थापना, विलय आदि के लिए पूर्ण अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। पहले क्या था, अच्छा एक चीज और भी है इसके अंदर जो थोड़ी सी बात अलग लिखी है, मैं समझा देता हूँ। पहले जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अगर वो देश के अंदर अपना विस्तार करना चाहती है, जैसे एक ब्रांच है तो दूसरी ब्रांच खोलना चाहती है, या फिर वो नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहती है, या फिर वो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहती है, और या फिर वो बंद होना चाहती है, तो पहले सरकार से उन्हें परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सरकार ने ये सारी चीजें थोड़ी कम कर दी है, ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीजें कम कर दी है। तो कुल मिलाकर बात ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज अपने आप को राहत महसूस कर रही है, थोड़ा खुलकर काम कर पा रही है देश के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, उदारीकरण के अंतर्गत सबसे पहला सुधार क्या किया गया था। दूसरा जो सुधार हमारे को पढ़ना है वो पढ़ना है हमारे को वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या सुधार किया गया था। जैसे कि वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, व्यापारिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक विनिमय जिसे हम लोग शेयर बाजार वगैरह कहते हैं, और विदेशी विनिमय बाजार यानी कि विदेशी मुद्रा का बाजार, ये सारी चीजें आती हैं। अब जरा हम देखते हैं कि वित्तीय संबंधी सुधार में क्या किया गया। सबसे पहला तो आरबीआई की भूमिका परिवर्तन कर दी। पहले ना आरबीआई के ऊपर बहुत सारा बर्डन था, बहुत सारा, ठीक है। हमारे देश में पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, स्थिर विनिमय दर प्रणाली यानी कि विदेशी मुद्रा का रख रखाव करना, सोने का स्टॉक रखना और हर देश के ऊपर कड़ी निगरानी रखना, सरकार के बहुत सारे कामकाज करना, बैंकों के कामकाज करना। तो आरबीआई के ऊपर ना पहले बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन 1991 के बाद आरबीआई की बहुत सारी जिम्मेदारियों को सरकार ने कम करा और आरबीआई के लिए बहुत सारी सहायक जो संस्थाएं थी उनका निर्माण करा, ठीक है। आरबीआई की भूमिका को नियामक के स्थान पर अब सहायक बना दिया गया था। अब आरबीआई कुछ बड़े फैसले ही देश के अंदर लेगा। पहले क्या था, आरबीआई के ऊपर हमने बहुत बर्डन डाल रखा था, तो आरबीआई का काम कम कर दिया गया वित्तीय संबंधी सुधार में। उदारीकरण का दूसरा सुधार है। उसके बाद आ जाते हैं निजी बैंकों का प्रारंभ। भारत में पहले निजी बैंकों को परमिशन नहीं थी, अब निजी बैंकों का प्रारंभ हो गया। निजी बैंक भारत में तेजी से खुलने लगे, जिसकी वजह से लोग आसानी से बैंकों से कनेक्ट होने लगे और लोगों का जो पैसा है आसानी से जमा होने लगा और वो निवेश के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जाने लगा, ठीक है। विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि। पहले भारत के बैंकों में जो विदेश के लोग थे वो पैसा नहीं लगा सकते थे या फिर 50% से कम ही लगा सकते थे, लेकिन अब इसको 51% तक की मंजूरी दे दी गई।
इसके अलावा भारतीय बाजारों के अंदर बहुत सारे व्यावसायिक बैंक आए, भारत के अंदर म्यूचुअल फंड आया, पेंशन फंड आया, ये सारी चीजें। अब ये पैसा भी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, पहले भारत के बाजारों में निवेश नहीं किया जाता था, लेकिन अब इनको भी निवेश किया जाने लगा। ठीक है, तो निवेश की सीमा में वृद्धि की गई, बस पॉइंट में ये याद रखना है, निवेश की सीमा में वृद्धि की गई। अब भारत के विदेशी निवेश की जो सीमा थी वो 51% तक बढ़ाकर कर दी गई। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं कर सुधार या फिर राजकोषीय सुधार। तो तीसरा सुधार पढ़ा रहा हूं मैं उदारीकरण का। उदारीकरण के 2 सुधार हमने पढ़ लिए। कर सुधार या राजकोषीय सुधार के अंदर देखो, कर कितने तरीके का होता है? कर होता है 2 तरीके का, आपको बता देता हूं मैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो लोगों की आय पे लगाया जाता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो सामान्य वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में जीएसटी चलता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आपको पता ही होगा क्या होता है। इनके अंदर भी कुछ सुधार किया गया। पहले ना टैक्स का जो रिटर्न फाइल करने की वो थी, और टैक्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी। अगर कोई इंसान टैक्स भरना भी चाहता था तो बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से ना हर बंदा टैक्स से बचने की कोशिश करता था। लेकिन 1991 में हमने उदारीकरण के अंदर टैक्स की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आसान कर दिया, एडवांस टैक्स भरना बहुत आसान करवा दिया। मतलब कि हमने टैक्स के अंदर इन जो एक्ट थे, जो इनकम टैक्स का एक्ट था या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स के एक्ट्स थे, हमने उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस करे, जिससे हर बंदे को, व्यापारी को राहत मिली और टैक्स भरना बोझ नहीं था, अब थोड़ा आसान हो चुका था। ठीक है, उदारीकरण से पूर्व देश की जो कर प्रणाली थी बहुत ज्यादा जटिल थी, जिसकी वजह से जो कराधार थे, जो लोग थे, वो कर से बहुत ज्यादा डरा करते थे और बचने का प्रयत्न करते थे। लेकिन इसके बाद हमने उसको सरल कर दिया, बहुत सामान्य कर दिया, जिससे कर का अनुपालन में वृद्धि हुई और भारत सरकार का राजस्व बढ़ गया। ठीक है, भारत सरकार ने छूट दी लोगों को कि भाई आप आसानी से टैक्स भर सकते हो। हमने नियम कानून बहुत कम कर दिए, तो जिससे बहुत सारे लोग टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हुए, उन्होंने बेनिफिट जाना कि टैक्स भरने का बेनिफिट क्या है, और सरकार का राजस्व बढ़ने लगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको 3 बड़े बड़े सुधार उदारीकरण के कंप्लीट करवा दिए। चौथा सुधार है विदेशी विनिमय संबंधी सुधार या बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार। विदेशी विनिमय सुधार। अब विदेशी विनिमय में क्या सुधार किए गए? पहला सुधार, रुपये का अवमूल्यन। बच्चों, रुपये अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा के वैल्यू को जानबूझकर कम करती है तो उसे हम लोग अवमूल्यन कहते हैं। जैसे अवमूल्यन कैसे समझाता हूं मैं आपको। मान लो पहले था 30 रुपए का $1, ठीक है, ऐसे था 30 रुपए का $1। तो भारत सरकार ने पता है क्या कर दिया? 35 रुपए का $1। ठीक है, यानी कि पहले $1 में 30 रुपए का सामान मिलता था, अब $1 में भारत में से 35 रुपए का सामान मिलेगा। तो अमेरिका के लोग हमारे देश का सामान ज्यादा खरीदेंगे, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारे पास विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो भारत सरकार ने अपने रुपये का जानबूझकर वैल्यू कम करा ताकि भारत का निर्यात बढ़े और भारत के बाजारों के अंदर विदेश का पैसा तेजी से आए और भारत अपना कर्जा कम कर सके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विनिमय दर में बाजार का निर्धारण। पता है, भारत के अंदर पहले विदेशी विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता था, जिसे कहते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली। लेकिन अब सरकार ने, पर स्थिर विनिमय दर प्रणाली में बहुत सारी दिक्कत होती थी, जैसे बार बार रेट को तय करना पड़ता था सरकार के साथ बैठकर। इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पे रिजर्व रखना पड़ता था, जो आरबीआई के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। इसलिए भारत सरकार ने इससे बचने के लिए अब जैसे $1 का रेट कितना होगा रुपए में, ये बाजार के ऊपर छोड़ दिया कि भाई डॉलर की जो मांग होगी और पूर्ति होगी उसके हिसाब से डॉलर का रेट मार्केट में तय हो जाएगा या किसी भी विदेशी मुद्रा का रेट तय हो जाएगा। तो विनिमय का जो दर है बाजार के अंदर निर्धारित करने के लिए हमने लचीली विनिमय दर प्रणाली अपने देश के ऊपर लागू कर दी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार घोषित करती है और लचीली विनिमय दर प्रणाली में हम मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो आपने विदेशी विनिमय वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण अब स्थिर विनिमय प्रणाली की जगह लचीली विनिमय दर प्रणाली के तहत होने लगा देश में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं व्यवसाय और निवेश नीति सुधार।
तो उदारीकरण का सबसे लास्ट और 5वां सुधार हमारे देश के अंदर क्या हुआ, व्यापार और निवेश नीति सुधार। अब ये व्यापार नीति निवेश नीति सुधार क्या है, 1991 से पूर्व घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, ऊंचे प्रशुल्क और कोटा लगाए गए थे, परंतु इन संरक्षणों ने घरेलू उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति और क्षमता को कम कर दिया और इससे उनके विकास धीमा हो गया। देखो भारत सरकार ने ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, कंपनियां थी, भारत सरकार ने सोचा कि यार ये अभी तो स्टार्ट हो रहे हैं, अगर हमारे देश में अभी से विदेशों की कंपनियां आ जाएंगी तो उनकी टेक्निक बहुत एडवांस है, उनके काम करने का लेवल बहुत एडवांस है, तो भारत की जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, कंपटीशन देंगी भारत की कंपनियों को और भारतीय कंपनियां बंद हो जाएंगी, तो भारत का तो विकास हो ही नहीं पाएगा, भारत का जो अपना उद्योग है उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार ने क्या करा था, टैरिफ और कोटे को अपनाया था कि अगर विदेश की कोई भी कंपनी आएगी तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, बहुत सारा टैक्स लगा देंगे, कोटा लगा देंगे उनकी वस्तुओं पे, जिससे भारतीय बाजारों में वो वस्तुएं नहीं टिक पाएंगी, महंगी हो जाएंगी और वो अपने आप चले जाएंगे। लेकिन 1991 तक ये देखा गया कि देखो टैरिफ और कोटा शुरू में तो सही था, तो भारत के उद्योगों का जब धीरे धीरे विकास हो गया तो यही टैरिफ और कोटा भारत के लिए जान का जंजाल बन गया। कैसे, इस टैरिफ और कोटे की वजह से भारत में विदेशी कंपनियों का आना बंद हो गया, जिससे जो भारत का उद्योग था, भारत के उद्योगों का एकाधिकार हो गया भारतीय बाजारों पर, और जिसकी वजह से उनकी गुणवत्ता खराब हो गई। वो सोच रहे थे जो हम बनाएंगे वो मार्केट में बिकेगा, उनके रेट मार्केट में बढ़ने लग गए। तो इस चीज का सुधार करने के लिए व्यापार और निवेश नीति सुधार भारत के अंदर किया गया। कैसे, टैरिफ और कोटे को हटाकर भारत के अंदर, ठीक है, यानी प्रशुल्क और कोटा हटाया गया। तो इसके अंदर क्या क्या कदम उठाए गए थे एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहला, आयात और निर्यात प्रतिबंधों को भारत के अंदर हटा दिया गया। बहुत सारे प्रतिबंध थे पहले, सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। निर्यात शुल्क को हटाया, भारत से जो निर्यात, पहले भारत सिर्फ आयात प्रतिस्थापन पे ध्यान दे रहा था, निर्यात पे ध्यान दे ही नहीं रहा था। अगर कोई व्यक्ति निर्यात करना चाहता था तो भारत सरकार उससे बहुत सारा टैक्स लेती थी, प्रशुल्क, लेकिन अब वो टैक्स हटा दिया भारत सरकार ने, ताकि भारत का जो सामान है, भारतीय वस्तुएं जो है वो विदेशों में भी जाकर बिक सके। ठीक है, आयात शुल्क में कमी की गई। पहले हम जो आयात करते थे विदेशों से उसमें बहुत सारा टैक्स लगता था, उसके अंदर भी सरकार ने कमी कर दी। और आयात लाइसेंस व्यवस्था में ढील दे दी। पहले हम आयात निर्यात करते थे तो पहले क्या होता था, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, सरकार ने उसके अंदर भी बहुत सारी ढील दे दी, नियम और कानून कम कर दिए। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। ये वाला जो लास्ट वाला हमारा, इस व्यापार और निवेश नीति में निम्नलिखित सुधार किए गए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उदारीकरण के अंदर हमने 5 बड़े सुधारों को खत्म कर दिया। उदारीकरण के अंदर कितने सुधार किए गए थे? 5। तो ये जो उदारीकरण वाला पोर्शन है ये हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा निजीकरण। अब ये निजीकरण का मतलब क्या है भाई? निजीकरण का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी कंपनी की मालिक भारत सरकार है, यानी कि गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट उसका प्रबंध या तो निजी लोगों के हाथों में दे दे या फिर उसके शेयर निजी लोगों को बेच दे, तो उसे हम लोग कहते हैं निजीकरण। निजीकरण का सिंपल सा मतलब यह है कि जो कंपनी, जो फैक्ट्री, जो कारखाना या जो उद्योग पहले भारत सरकार चला रही थी, अब उसका मालिक निजी क्षेत्र के लोग बन चुके हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं निजीकरण। निजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम लिखना था यहाँ पे, ठीक है, अध्ययन लिख दिया, तो निजी उद्यम का मालिक बन जाता है या फिर प्रबंध करता है। निजीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2। पहला, स्वामित्व और प्रबंधन। सरकार की कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, उसका प्रबंध सीधा चेंज करके वहां पर प्राइवेट लोगों को बिठा दिया जाए। ठीक है, एक तरीका यह है। दूसरा, विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है जो सरकार की कंपनियां हैं उसे धीरे, सरकार की कंपनियों के जो शेयर है वो धीरे धीरे निजी क्षेत्रों के लोगों में बेच दिया जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए निजीकरण कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से, स्वामित्व और प्रबंधन के द्वारा, और दूसरा विनिवेश के द्वारा। फिर से बता देता हूं, अगर सरकार किसी उद्योग को चला रही है और उस उद्योग के अंदर सरकारी कर्मचारी होंगे सारे, सरकार क्या करती है, अपने सारे सरकारी कर्मचारियों को निकालती है और प्राइवेट लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइवेट लोगों बंदे के हाथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिससे वो प्राइवेट बंदा देश उस कंपनी के अंदर सारे कर्मचारियों को बदल देता है। इसका मतलब पूरा प्रबंध चेंज हो गया, पूरा प्रबंध चेंज हो गया, सरकारी से प्राइवेट प्रबंध आ गया पूरा। तो इसे आप क्या बोलोगे? निजीकरण बोलोगे। या फिर सरकार क्या कर देती है, जो कंपनी है उसमें सरकार के ही सारे कर्मचारी हैं, सारे लोग सरकार के हैं, लेकिन सरकार उसके जो शेयर है, उसका
जो मालिकाना हक है धीरे 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 निजी लोगों को बेचती रहती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विनिवेश। तो एक तरीके से देखा जाए निजीकरण करने के दो बड़े तरीके होते हैं, ठीक है, ये दो तरीके हैं जिससे निजीकरण किया जा सकता है भारत के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विनिवेश का मतलब क्या होता है। विनिवेश निजीकरण को बढ़ावा देने वाला एक नीतिगत उपाय है, ठीक है, नीतिगत उपाय। इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर्स को निजी निवेशकर्ताओं को बेच देती है। जैसे भारत सरकार ने इंडियन ऑयल के धीरे धीरे बेच रही है, LIC के धीरे धीरे बेच रही है, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन एयरलाइंस को पूरा भारत सरकार ने इसके शेयर्स को बेच बेच के जब पूरे शेयर खत्म हो गए तो ये अब निजी लोगों के हाथ में आ गया है, ठीक है। तो इंडियन एयरलाइंस हो गया, तो ऐसी बहुत सारी ढेरों कंपनियां हैं जिसके शेयर भारत सरकार ने धीरे 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 बेचकर उसको क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन के अंदर ला दिया। अब इंडियन रेलवे में भी बहुत सारी चीजों के शेयर्स भारत सरकार धीरे धीरे बेच रही है। क्लियर हो गया। विनिवेश के पक्ष में तर्क निजीकरण की भांति समान है। कह रहा है कि विनिवेश और कुछ भी नहीं बल्कि ये निजीकरण को बढ़ावा देने वाला ही एक तरीका है, ठीक है, एक कदम है। उसके बाद आ जाते हैं, इसे एक ऐसे उपचारात्मक उपाय के रूप में लिया जा रहा है जिसके द्वारा उत्पादन तथा प्रबंधन में कुशलता में सुधार के साथ साथ आधुनिक सुविधाजनक हो जाता है। निसंदेह कि विनिवेश भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटों को व्यवस्थित करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से समझा देता हूं। विनिवेश अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है कि विनिवेश क्या है, तो विनिवेश एक नीतिगत उपाय है जिसके द्वारा भारत सरकार अपनी किसी भी कंपनी को, किसी भी उद्योग को निजी निवेशकर्ताओं को बेच देती है। भाई विनिवेश जो है वो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ये बता दिया मैंने आपको। फिर आते हैं विनिवेश के बारे में, एक और पॉइंट में बोला गया, उत्पादन तथा प्रबंधन में कुशलता में सुधार होती है विनिवेश। विनिवेश में क्या होता है, कोई भी सरकारी चीज प्राइवेट लोगों के हाथ में जाती है और प्राइवेट लोग उसमें बहुत सारा सुधार कर देते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे दे देता हूँ। मान लो अगर कोई तुम सरकारी हॉस्पिटल गए हो और प्राइवेट हॉस्पिटल गए हो, तो सरकारी हॉस्पिटल में जब तुम जाते हो तो तुम देखते हो थोड़ा सा अव्यवस्थित रहती हैं चीजें, लेकिन वहीं पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, भले वो पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन उनकी व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी होती है। तो यही चीज बोल रहा है कि जब कोई निजी क्षेत्र में जाती है कोई चीज, तो उसकी जो कुशलता है, प्रबंध की कुशलता है, वो काफी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर सरकार, देखो अगर कोई चीज सरकार चला रही है तो उसमें सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अक्सर तुम देखना जो भी कंपनियां या जो भी उद्योग सरकार चलाती है ज्यादातर वो घाटे में होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है, निजीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था IPR 1956 के बारे में, नई औद्योगिक नीति 1956। इसके अंदर भारत सरकार ने ज्यादातर कंपनियां, ज्यादातर उद्योगों की शुरुआत खुद ही करी और उसमें खुद ही निवेश करा था। रीजन ये था कि निजी क्षेत्रों के हाथ में पैसा नहीं था और निजी क्षेत्रों को निवेश करने की आदत भी नहीं थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने देश की GDP और विकास को बढ़ाने के लिए सभी उद्योगों के अंदर खुद ही निवेश करने का फैसला लिया। अब हुआ क्या कि शुरू में इन उद्योगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, देश में रोजगार भी बढ़ा, देश में GDP बढ़ी, लेकिन 1990 आते आते इनका जो प्रबंध था वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। इनमें रिसाव, चोरी, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ गया था, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर चल रहे थे ज़्यादातर उद्योग भारत सरकार को लॉस देने लगे, ज़्यादातर कंपनियों भारत सरकार को लॉस होने लगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे उद्योगों को बेचने का फैसला करा और विनिवेश करने का फैसला करा। बस इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, निजीकरण कहते हैं, और यही निजीकरण की मुख्य वजह थी। तो अगर आप इनके 7 पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको यही चीज आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगी। तो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र जो थे उनका प्रदर्शन बहुत खराब हो चुका था, ठीक है। नई औद्योगिक नीति के तहत 1956 के तहत भारत सरकार ने बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर लगाया था, इन कंपनियों के अंदर, इन उद्योगों के अंदर, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद बताया गया 1991 से 90 तक भारत सरकार की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, रोजगार बढ़ाया, GDP बढ़ाया, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था में इन्होंने संरचनात्मक परिवर्तन लेकर आए। भारत सरकार ने जो भी उद्योग 1956 के बाद शुरू करे उन सभी उद्योगों ने भारी मात्रा में रोजगार प्रदान करा और देश के उत्पादन क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से देश के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन आया, ठीक है। और बहुत सारी वस्तु और सेवाएं देश के अंदर बनने लगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये देश के अंदर एक सामाजिक बोझ बन गए, क्योंकि इनका प्रबंध बहुत खराब हो गया। तुम्हें पता ही है, जो चीज सरकारी होती है
तो शुरू में तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सरकार का ध्यान वहां से हटता है, और उस समय तो सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, तो सरकार का ध्यान जैसे ही हटता था तो इन महकमों के अंदर, इन कंपनियों के अंदर भ्रष्टाचार, चोरी, ये सारी चीजें क्या होने लग जाती थी, बढ़ने लग जाती थी, जिसकी वजह से इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत खराब हो गया, और ये सरकार को लगातार क्या दे रहे थे, घाटा दे रहे थे। तो इस वजह से भारत सरकार ने बहुत सारी फैक्ट्रियों का, कारखानों का, कंपनियों का, बहुत सारे उद्योगों का निजीकरण करने का फैसला लिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा भारत में निजीकरण क्यों किया गया। तो भाई ये इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला नवरत्न वाला जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको पॉइंट को मिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां से एक बार समझ लेते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आ जाता है। एक आ जाता है हमारा नवरत्न के बारे में। अब ये नवरत्न, महारत्न, ठीक है, और मिनी रत्न क्या होता है। देखो, जब भारत सरकार ने निजीकरण का फैसला लिया ना 1991 के बाद, तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने अपने सारी कंपनियों को बेच दिया, बल्कि भारत सरकार ने ना 3 लिस्टें तैयार करी। ठीक है, जिनको नाम दिया महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, मैंने कुछ कंपनियों के नाम लिख दिए कि महारत्न में कौन आता है, नवरत्न में कौन सा आता है, मिनी रत्न में। महारत्न जनरली वो होते हैं जिनके अंदर सरकार ने बहुत सारा पैसा लगाया, वो बहुत सारा, और जिसपे बहुत बड़े स्केल पर सरकार काम कर रही थी। नवरत्न जो उससे थोड़े से छोटे हैं, और मिनी रत्न जिसमें सरकार ने थोड़ा कम पैसा लगाया हुआ है। तो सरकार ने अपने सभी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्नों को देखा, और सरकार ने उनकी परफॉर्मेंस को जज करा, सरकार ने उनके प्रॉफिट कमाने की क्षमता को जज करा, और सरकार ने देखा कि इनमें से कौन से हैं जो मुझे ज्यादा फायदा नहीं दे रहे हैं। तो जनरली सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्नों में, इस कंपनियों में से उन्हीं कंपनियों को सरकार ने बेचा जो सरकार को लाभ नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताया गया। सरकार ने उद्यमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठा और उत्कृष्टता और उद्योगों की पहचान करना प्रारंभ कर दिया, और महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न या फिर लघु रत्न की उपलब्धियां प्रदान करी। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है महारत्न के अंदर कौन कौन सी कंपनियां पढ़ लेना, नवरत्न के अंदर कौन कौन सी कंपनियां एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए है, और मिनी रत्न के अंदर कौन कौन सी कंपनियां पढ़ लेना। अब देखो निष्कर्ष पे आ रहा हूं। उन उद्योगों को सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अभी केंद्र घोषित किया गया है। अतः कह रहा है कि भारत में जितना भी विकास हुआ 1990 या 91 तक, इनका बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। इनमें सरकार संदेह नहीं है कि इन उद्योगों ने अर्थव्यवस्था में उद्योगीकरण की अवधारणा का एक नया नमूना पेश किया है। क्लियर हो गया। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि नवरत्न क्या है। वैसे पॉइंट नवरत्न के नाम पे, लेकिन महारत्न के 2 एग्जाम्पल दो, नवरत्न के 2 एग्जाम्पल दो, और मिनी रत्न के ऊपर 2 एग्जाम्पल दो। ये आपसे महारत्न पूछ ले तो आप पूरा उठाकर लिख देना कि ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 छोटे छोटे पॉइंट्स इसी टॉपिक के रिगार्डिंग और भी है। उन उद्योगों ने न केवल रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किए हैं, बल्कि संरचनात्मक आधार भी प्रस्तुत किया है, जिनसे निजी निवेश और औद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया गया है। कह रहा है भारत सरकार ने इन नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्नों के सहारे देश में रोजगार पैदा किया है और संरचनात्मक आधार भी देश को प्रदान किया है। ठीक है, निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सरकार ने प्रारंभ में नवरत्नों में विनिवेश करने के बारे में सोचा था। भारत सरकार सभी कंपनियों को बेचना चाहती थी प्रारंभ में, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण भारत सरकार या राजनीतिक विरोध के कारण भारत सरकार अपनी सभी नवरत्नों, मिनी रत्नों या फिर महारत्नों को नहीं बेच पाई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, इसको भी आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये नवरत्न, यहाँ से पूरा पढ़ लेना। ठीक है, नोट भी कर लेना। ये हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं निजीकरण के पक्ष में तर्क। अब निजीकरण से क्या क्या फायदा हुआ। निजीकरण से सबसे पहला बजटीय घाटे में कमी हुई। ठीक है, सरकार बहुत सारी कंपनियां जो चला रही थी, जो घाटा दे रही थी, सरकार ने उनका निजीकरण कर दिया, तो सरकार का वित्तीय बोझ कम हो गया। प्रतियोगी वातावरण बनने लगा। देश के अंदर पहले सारे उद्योगों को सरकार चला रही थी और सरकार कंपटीशन नहीं चाहती है। पहले सरकार जब कोई चीज बनाती है तो सरकार सिंगल बनाती है, किसी और दूसरी कंपनी को नहीं बनाने देती। लेकिन देश के अंदर निजीकरण के बाद बहुत एक ही सामान को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां देश में आने लगी, जिससे एकाधिकार का अंत हुआ और देश के अंदर प्रतियोगी शक्ति बढ़ने लगी। एक ही सामान को बनाने वाली कई सारी कंपनियां आ गई, जिससे ग्राहकों को इसका फायदा मिला। बेहतर प्रबंध संभव हो पाया, क्योंकि बहुत सारे उद्योग और कंपनियां सरकार के राज में अच्छा प्रबंध नहीं कर रही थी और लॉस में जा रही थी। ठीक है, उनके अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अब निजीकरण के बाद उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो चुकी थी। ठीक है, इसके अंदर अगला पॉइंट है हमारा शीघ्र निर्णय।
शीघ्र निर्णय का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज सरकार के कंट्रोल में होता है तो सरकार उसमें निर्णय जल्दी जल्दी नहीं ले पाती। तो जैसे ये प्राइवेट क्षेत्रों के अंदर आई तो इनके अंदर लोचशीलता काफी बढ़ गई, सरकारी हस्तक्षेप से ये मुक्त हो गई, जिसकी वजह से अब ये आसानी से क्या ले पा रही थी, डिसीजंस ले पा रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस में भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। मार्केट के अंदर उपभोक्ता का प्रभुत्व बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? पहले एक सामान को, एक वस्तु और सेवाओं को बनाने वाली एक आध कंपनियां होती थी, अब देश के अंदर ढेरों कंपनियां आ गई। जैसे आप 1990 से पहले देखते हो इंडिया की मार्केट के अंदर कितने कंपनियां कार बना रही थी, 2-3 कंपनियां कार बना रही थी। आज इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कार बनाने का काम कर रही है। तो अब लोगों के पास चॉइस ज्यादा है, कीमत का कंपटीशन ज्यादा होता है और कस्टमर को इसका फायदा मिलता है और कस्टमर की मनपसंद का सामान जो है कंपनियां बनाती है। अगले नंबर से लाभ से प्रेरित निर्णय, और भारत के अंदर लाभ से प्रेरित निर्णय लिए जाते हैं। पहले सरकार के हाथ में जब कोई चीज होती है तो सरकार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन जब कोई चीज निजी क्षेत्र के हाथ में आती है तो वो लाभ से प्रेरित होकर काम करती है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ता है, उपभोक्ता का प्रभुत्व बढ़ता है और मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट होता है। क्लियर? तो लाभ से प्रेरित निर्णय अब देश के अंदर लिए जाने लगे। क्लियर हुआ? निजीकरण के विपक्ष में तर्क। अब कहता है निजीकरण के विपक्ष में क्या क्या तर्क है? कह रहा है कि समाज कल्याण की उपेक्षा करता है। अगर सारी चीजें निजीकरण के हाथ में आ जाएंगी तो एक डर है कि एक दिन सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल भी अगर निजीकरण के अंदर आ गए तो क्या गरीबों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? क्या गरीब लोगों को अच्छा इलाज मिल पाएगा? तो निजीकरण जो होता है सभी चीजों को एक तरीके से लाभ का सोर्स बना देता है। तो जब हर चीज लाभ का सोर्स बन जाएगा तो गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो समाज कल्याण की उपेक्षा करता है। एक तरफा आर्थिक विकास, ऐसा माना जाता है कि निजीकरण में जब कोई चीज सरकार बेच देती है और निजीकरण के अंदर चला जाता है तो वो जो कंपनी होती है वो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है। ठीक है, उसका जो ध्यान होता है वो सामाजिक कल्याण की तरफ नहीं होता, ना ही देश के विकास की तरफ होता है। तो एक तरीके से वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सामान बनाता है जिनके पास मार्केट में पैसा होता है, जो सामान खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, यानी वो गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। तो हमारे देश में सिर्फ उन्हीं लोगों का भला होगा जिनके पास पैसा होगा। तो ये एक तरफा आर्थिक विकास देश के अंदर काम करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, इसमें अगला पॉइंट बनता है आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण का मतलब क्या है? देखो, जब बहुत सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में होती है तो सरकार सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर काम करती है, लेकिन जब वही चीजें देश के अंदर निजी क्षेत्रों के अधिकार में चली जाती है तो देश के अंदर जो निजी मालिक होते हैं उनका प्रभाव देश में बढ़ने लग जाता है और कहीं ना कहीं वो देश के अंदर जो एक शोषण का कार्य है वो करना शुरू कर देते हैं। यानी बाजार में सिर्फ वही चीजें बनेंगी जो मार्केट में ज्यादा, जिनसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या मार्केट में जिनके ज्यादा उपभोक्ता है, ना कि वो चीजें जो देश के अंदर ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया? इसके अलावा बेरोजगारी के स्तर में भी वृद्धि होती है। देखो, हालांकि इस पॉइंट को मैं ज्यादा नहीं मानता, ठीक है, निजीकरण के बावजूद भी देश के अंदर रोजगार बढ़ा है, लेकिन ये पॉइंट यहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो, जब निजीकरण होता है ना तो निजीकरण के अंतर्गत एक टेक्निक वॉर भी शुरू हो जाती है, तकनीकी वॉर भी शुरू हो जाती है। निजीकरण के अंदर चलने वाली जितनी भी कंपनियां होती है उनकी वो कोशिश रहती है कि जो उसकी विपक्ष की कंपनी है, यानी वही सामान बनाने वाली जो दूसरी निजी कंपनी है, उसके मुकाबले उनकी तकनीक अच्छी हो। और लगातार मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हम देख रहे हैं, लगातार बढ़ती हुई तकनीक की वजह से जो लोगों का काम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये चीज यहां पर बताई गई कि निजीकरण की वजह से तकनीक एडवांस होती जा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी का स्तर में भी वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक सुधार का सबसे अंतिम पॉइंट, जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? पहले थोड़ा सा वैश्वीकरण का मतलब समझते हैं। देखो, वैश्वीकरण जो होता है ना वो पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में देखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1950 से 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी भारत का दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो लेन देन था वो बहुत ज़्यादा सीमित था। भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में बहुत कम जाया करते थे, दूसरे देशों के लोग भारत के अंदर व्यापार के लिए बहुत कम आया करते थे। इसके अलावा आयात और निर्यात के ऊपर भारी कोटा और टैरिफ लगा हुआ था। पूंजीगत वस्तुओं के आयात निर्यात पर बहुत ज़्यादा रोक टोक थी या फिर लाइसेंस की प्रक्रिया थी। भारत अपनी तकनीक दुनिया के दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं करता था, ना ही दूसरे देशों की तकनीक को अडॉप्ट किया करता था। तो इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन वैश्वीकरण के बाद
अब भारत ने अपने बाजार के अंदर एक खुलापन लेकर आया। खुलापन लेने का मतलब भारत के लोग इजीली दूसरे देशों में जा सकते हैं, दूसरे देशों के लोग भारत में आ सकते हैं। भारत अपना पैसा इजीली विदेशों में निवेश कर सकता है, विदेश का पैसा भी अब भारत में निवेश हो सकता है। भारतीय वस्तु और सेवाएं अब खुले रूप से भारत विदेशों के बाजार में जाकर बिक सकती है। इवन दूसरे देशों का सामान भी अब भारत में आकर आसानी से बिक सकता है। भारत ने टैरिफ और कोटा जैसे नियंत्रणों को अब समाप्त कर दिया। दूसरा, दुनिया की जो सबसे एडवांस टेक्निक्स होंगी, हमारे को जो बेस्ट लगेगा हम उस टेक्निक को दुनिया के किसी भी देश से हम खरीद सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें कुल मिलाकर ये हुआ कि जो हमारा भारत है दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग पर्पस के लिए एक कनेक्शन के अंदर आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वैश्वीकरण कह देते हैं। आइए थोड़ा सा वैश्वीकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। वैश्वीकरण से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से संबंधित है। और 1991 से पहले ये सब चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। ठीक है, भारत के लेन देन दुनिया के दूसरे देशों के साथ बहुत लेन देन लिमिटेड थे। तो इसलिए 1991 में भारत के अंदर आर्थिक सुधारों का एक मुद्दा वैश्वीकरण भी रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वैश्वीकरण के अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे। यहाँ पर मैं 3 बड़े पॉइंट्स में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला, इसके फलस्वरूप वस्तु तथा सेवाओं का, तकनीक तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना रोक टोक विनिमय। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दुनिया के सभी देशों के साथ जब आप वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात आराम से करते हो, तकनीक का आयात निर्यात करते हो और अनुभव अपने दुनिया के दूसरे देशों के साथ शेयर करते हो, टेक्निक शेयर करते हो, तो बस इसी को हम लोग कह देते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, विशेषकर यह माना गया कि संसार के विकसित देशों से पूंजी तथा तकनीक का प्रवाह भारत की ओर हो सकेगा। देखो, वैश्वीकरण करने के पीछे हमने आर्थिक सुधारों में निजीकरण और उदारीकरण के साथ वैश्वीकरण इसलिए शामिल करा कि भारत का यह मानना था कि भारत की जो टेक्निक है उत्पादन की वो अच्छी होगी, भारत के अंदर विदेश का पैसा आएगा और भारतीय वस्तुओं के लिए, भारतीय वस्तु और सेवाओं के लिए विदेशों के रास्ते भी अब खुल जाएंगे। ठीक है, और भारत के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां आएंगी जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये वैश्वीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य था। वैश्वीकरण वास्तव में उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का परिणाम है। कह रहे कि अगर देश में उदारीकरण और निजीकरण करना है तो वैश्वीकरण उसकी एक शर्त है। इसके बिना आप उदारीकरण और निजीकरण को भी सही से नहीं कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे को समीप लाने की एक प्रक्रिया है। कह रहे वैश्वीकरण एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समीप लाते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो 3 बातें आप एक टॉपिक आ जाता है वैश्वीकरण के अंदर ही, बाहरी स्रोत या बड़ापन। इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। कह रहे वैश्वीकरण की वजह से बाहरी स्रोत या बड़ापन पैदा होता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यवसाय संबंधी सेवाएं बाहर से किराए पर ली जाती है, जैसे कॉल सेंटर, प्रतिलेखन, रोग विशेषज्ञ परामर्श इत्यादि सेवाएं शामिल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये बाहरी सेवाएं क्या है और ये भारत के लिए इतनी ज़्यादा आवश्यक क्यों है और भारत एक बाहरी स्रोतों का एक अभिकेंद्र क्यों बनता जा रहा है। देखो, दुनिया भर के अंदर ना बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और उनके पास पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका के पास बहुत सारी कंपनियां हैं और उसके पास उन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम है। दूसरा, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे वहाँ की कंपनी ना माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया के अंदर अपना सॉफ्टवेयर बेच रही है। सिर्फ सॉफ्टवेयर को बेचना बड़ी बात नहीं, अब उस सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आएगी तो कस्टमर आपको कॉल भी करेगा, तो उनकी कॉल सुनने के लिए उनके पास इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है और अगर उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं भी तो बहुत महंगे एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो क्या करती है, इंडिया के किसी कॉल सेंटर के साथ कोलैब करती है, अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देती है और बताती है कि ये दिक्कत इसमें आ सकती है जब हम इसको यूज़ करते हैं। और वो क्या करेगा, इंडिया का जो कॉल सेंटर होगा, जब उनके प्रोडक्ट बिकेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो इंडिया के कॉल सेंटर में उसका कॉल आएगा, यानी इंडिया की कंपनियां उसको हैंडल करेंगी और उसकी सारी दिक्कतों को दूर करेगी। तो कंपनी कहाँ चल रही है, अमेरिका में, और उसका कॉल सेंटर कहाँ बना है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया
इंडिया के पास एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स है और इंडिया के पास जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया बाहरी स्रोतों का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया की जो कॉल सेंटर कंपनियां हैं या इंडिया की जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो कोलैब कर रही हैं और कोलैब करके क्या कर रही है, काम कर रही है। तो वैश्वीकरण का एक सबसे अच्छा परिणाम हमारे देश में ये निकल के आया कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं जो चल अपने देश में रही हैं लेकिन उनके कॉल सेंटर यहाँ चल रहे हैं। वो बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया से ले रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रतिलेखन सेवाएं इंडिया के अंदर से ले रही हैं, ठीक है, या फिर जो है एडवाइस इंडिया के एक्सपर्ट से ले रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से कनेक्ट होने पर भारत एक बाहरी स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया है। यानी कंपनी कहीं भी चल रही है लेकिन सेवाएं वो लोग हमसे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अपने देश के अंदर लोग कम है या फिर उनके देश के अंदर जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी बहुत हाई है तो वो अफोर्ड कंपनियां नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बाहरी स्रोत। कह रहे भारत में बाहरी स्रोत का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनता जा रहा है। भारत इसका एक सेंटर बनता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कॉल सेंटर भी मेनली कॉल सेंटर के लिए बनता जा रहा है। ठीक है, ऐसा रीजन क्या है, भारत में सस्ते श्रम बहुत ज्यादा है और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग की क्रांतिकारी विकास, भारत का जो IT सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है जिसकी वजह से दुनिया की बहुत सारी कंपनियों की नजर भारत के IT सेक्टर पर भी है। ठीक है बच्चों, वैश्वीकरण से रिगार्डिंग एक अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख नीति सूत्र, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से भारत सरकार वैश्वीकरण की तरफ प्रभावित हुई। या फिर क्वेश्चन आ जाता है वैश्वीकरण की भूमिका बताओ, या क्वेश्चन आ जाता है वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आए हुए परिवर्तन को बताइए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आपने एग्जाम में क्या क्या आंसर करना है। सबसे पहला, विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि हो गई। ठीक है, विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि का मतलब क्या है, आंशिक परिवर्तनीयता से अभिप्राय बाजार कीमत पर विदेशी करेंसी में खरीदने तथा बेचने से। पहले हम रुपये से विदेशी करेंसी को खरीद बेच नहीं पाते थे लेकिन अब हमें इसकी अनुमति भी मिल चुकी थी। इसके अलावा भारत के बाजारों के अंदर पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 40% तक की विदेशी विनिमय की थी जो अब बढ़ाकर 51 से 100% कर दी गई। इसका मतलब क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर पहले विदेश का पैसा 40% से ज्यादा नहीं लग सकता था लेकिन अब कई कंपनियों में 51 से 100% तक की लिमिट बना दी गई। तो सीधे तौर पर भारत के अंदर विदेशी मुद्रा का प्रवेश हो रहा था। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ऐसे 47 उद्योग थे जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बिना किसी प्रतिबंध और लाल फीताशाही का मतलब होता है जो रुकावट होता है, ठीक है, बिना किसी रुकावट के 100% तक की अनुमति दे दी गई थी, जो बहुत बड़ा फैसला था। भारत के बाजारों में अब बहुत बड़े लेवल पर विदेशी मुद्रा की एंट्री होने वाली थी। क्लियर हो गया, क्योंकि सरकार ने 47 बड़े बड़े उद्योगों में अब विदेशी मुद्रा की 100% की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि 100 एक तरीके से बोला जाए कि विदेश के जो इन्वेस्टर्स थे वो अब बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर निवेश कर सकते थे। निर्यात व्यापार गृहों को भी 100% तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा हालांकि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, अब क्योंकि भारत में बहुत बड़े लेवल पर विदेशी मुद्रा की एंट्री हो रही थी तो इसका नियमन करने के लिए, इस पे देखरेख करने के लिए विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम एक कानून भी तैयार करके रख दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि भारतीय बाजार पर वैश्वीकरण का क्या असर हुआ, तो विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि हो गई, यानी भारतीय कंपनियों में विदेशी पैसा का जो निवेश था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। पहला ये था। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे, आंशिक परिवर्तन या परिवर्तनीयता। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। वैश्वीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु भारतीय रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति निम्नलिखित सौदों के लिए दी गई। पहले क्या था ना कि भारत के रुपये से बहुत सारे देशों में और बहुत सारी मुद्राओं में उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब भारत सरकार ने उसके लिए भी हमारे को इजाजत दे दी थी। और किन चीजों के लिए हम भारतीय रुपये की पेमेंट कर सकते थे वो बातें भी यहाँ पर लिखी गई है, तो एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों इसमें तीसरा पॉइंट है दीर्घकालीन व्यापार नीति। 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंदर वैश्वीकरण के अंदर दीर्घकालीन व्यापार नीति को अपनाया। अब ये दीर्घकालीन व्यापार नीति क्या थी, आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि अर्थात 5 वर्ष के लिए लागू किया गया। तो शुरू में ये जो नीतियां बनाई गई थी व्यापार की वो 5 वर्ष के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इस नीति का मुख्य
मुख्य विशेषता यह है कि यह एक उदार नीति है। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत विदेशी व्यापार पर लागू सभी प्रकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए गए और खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया। तो कुल मिलाकर आपको इस पॉइंट में याद रखना है कि 1991 में भारत सरकार ने वैश्वीकरण के अंतर्गत एक दीर्घकालीन नीति को अपनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में होने वाले सभी रुकावटों को खत्म करना और देश के अंदर प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना था। और इसके लिए जरूरी था कि हम वैश्वीकरण को लेकर आए, क्योंकि तभी हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगला है प्रशुल्कों में कमी। भारत सरकार ने प्रशुल्क कोटा सभी के अंदर बहुत ज्यादा कमी कर दी थी, आपको पता ही है। ठीक है, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने क्या करा, करने हेतु भारत तथा शेष विश्व के बीच किए जाने वाले व्यापार में अधिकांश वस्तु और सेवाओं में प्रशुल्क अवरोध हटा दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्रेरणात्मक प्रतिबंधों को हटाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिबंध थे जिनको हटाया गया। यह भारत में WTO के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित था। अभी WTO क्या है, भारत WTO का भी मेंबर बन चुका था और WTO के माध्यम से भारत ने अपना बहुत सारा व्यापार बढ़ाया और दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ एक तरीके से कनेक्ट हुआ। तो हम सारी चीजें भी WTO के बारे में भी पढ़ने वाले। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाते हैं कि वैश्वीकरण को भारत सरकार ने क्यों बढ़ावा दिया या भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या रोल था, तो आपने ये पॉइंट्स आपने लिखकर आने हैं। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर फ्री ट्रेड को बढ़ावा देती है। अब जो भी देश ना WTO का मेंबर बनता है वो क्या करता है, अपने सदस्य देशों के साथ उसका एग्रीमेंट करवाता है कि आप इसके साथ व्यापार करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और चाइना मान लो दोनों WTO के मेंबर है, तो ये क्या करेगा, इंडिया और चाइना दोनों को बोलेगा कि भाई आप दोनों अगर व्यापार करोगे तो देखो दोनों की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, दोनों के देशों के अंदर लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और दोनों की इकोनॉमी एक तरीके से बूस्ट हो जाएगी, GDP दोनों की बढ़ेगी। तो WTO इसी तरीके के काम करते हैं। जो भी WTO के सदस्य होते हैं वो आपस में उन सदस्यों का आपस में व्यापार को बढ़ाते हैं, जिससे उन सभी सदस्य देशों की GDP बढ़ सके। ठीक है, तो भारत भी WTO का मेंबर है। अब जैसे WTO ना ज्यादातर इन चीजों के ऊपर फोकस करता है कि दो देशों के बीच में ना व्यापार बढ़े। ठीक है, किसी भी वजह से इनका व्यापार ना रुके। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और भारत भी इसका क्या है, मेंबर है। WTO से पूर्व गेट 1948 में विश्व व्यापार के लिए एक संगठन के रूप में स्थापित हुई थी। WTO पहले गेट के रूप में स्थापित हुई थी, जिसके 23 देश हुआ करते थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते, ये क्या करवाती है, बहुपक्षीय व्यापार समझौते करवाती है दो देशों के बीच में, यानी दो देशों के बीच में समझौते करवाती है कि आप व्यापार को बढ़ावा दो, का प्रबंध करने के लिए स्थापित की गई थी। WTO की स्थापना 1995 में गेट की उत्तराधिकारी संस्था के रूप में हुई थी। ठीक है, गेट के उत्तराधिकारी के रूप में 1995 में इसकी स्थापना हुई WTO की, याद रखना। वर्तमान में WTO के 164 देश हैं। ठीक है, और भारत भी उनका एक सदस्य है। WTO एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत, ठीक है, भारत ने भी आर्थिक सुधारों के बाद WTO का दामन थामा है और WTO के कहने पर भारत ने अपने प्रशुल्क और कोटा के अंदर कमी करी है और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है और बहुत सारे व्यापार समझौते करे हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन आ जाता है कि WTO के प्रमुख कार्य बताइए। WTO के प्रमुख कार्य क्या क्या है? कह रहे कि प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। जो भी देश WTO का मेंबर बनता है या सदस्य बनता है तो WTO उसके सामने शर्त रखता है कि आप सभी देशों को व्यापार को बढ़ाओगे, यानी कि दुनिया के दूसरे देश जब आपके देश में व्यापार करने के लिए आएंगे, दूसरे देशों की कंपनियां आपके देश में व्यापार करने आएगी तो आप उनके ऊपर ज्यादा टैक्स यानी प्रशुल्क वगैरह नहीं लगाओगे, ताकि वो फ्री होकर आपके देश के अंदर काम करेंगे। और सेम जब आपकी कंपनियां भी आप बाहर जाकर काम करने जाएंगी तो हम भी उनके ऊपर ज्यादा प्रशुल्क नहीं लगने देंगे। ठीक है, तो पहला काम यह है कि सभी देश आपस में फ्री होकर और कम प्रशुल्क दरों पर एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके। ठीक है, नियम पर आधारित व्यापार शासन एक व्यापार शासन की स्थापना करता है। व्यापार शासन की स्थापना का मतलब कि दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार किसी भी वजह से नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये एक व्यापार शासन की स्थापना करती है। क्लियर। जिसमें राष्ट्रीय व्यापार पर अपनी मर्जी से प्रतिबंध नहीं लगा सकता कोई भी देश। अगर दो देश किसका WTO का मेंबर बन जाता है और व्यापार करता है तो कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर, एक देश दूसरे देश के ऊपर
कोई भी अपनी मर्जी से नियम और कानून नहीं लगा सकता, फिर उसमें WTO के ही कानून चलेंगे, यानी उसके एग्रीमेंट चलेगा। सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, ठीक है, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना, यानी कि विश्व के, अब जैसे होता है क्या, इंडिया के पास मान लो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, चाइना के पास टेक्निकल प्रोडक्ट ज्यादा है, तो वो हमें टेक्निकल प्रोडक्ट दे, हम उनको क्या दे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे। तो इस तरीके से सभी देशों का भला करना इसका मेन उद्देश्य है और सभी देशों का संसाधन सही से इस्तेमाल हो, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो WTO के मैंने यहाँ पर आपको 2-3 कार्य बताए हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप इनको लिख सकते हो। अगला, क्या भारत को WTO का सदस्य होना चाहिए? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भारत एक विकासशील देश है, अगर वो WTO का मेंबर बनेगा तो दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ उसका कनेक्शन होगा, बहुत सारे देशों के साथ उसकी इकोनॉमी जुड़ेगी, जिससे संभवतः भारत को बहुत सारा फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो WTO है ना, ये एक एजेंट है विकसित देशों का, जैसे अमेरिका जैसे देशों का। होता क्या है कि अमेरिका जैसे देश के लिए इंडिया को तो मार्केट बना देगा, यानी अमेरिकन प्रोडक्ट जब इंडिया के अंदर बिकने आएगा तो इंडियंस को बोलेगा कि भाई ज्यादा टैरिफ मत लगाओ, कोटा मत लगाओ, कम टैक्स लगाओ, जिससे अमेरिकन सामान आराम से बिकेगा। लेकिन वही इंडियन सामान जब अमेरिका में बिकने के लिए जाएगा तो वो अपने नियम और कानून अमेरिका के ऊपर ज्यादा नहीं थोपेगा। तो कुल मिलाकर WTO पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि यह विकसित देशों के लिए बाजार बनाने का एक कार्य कर रहा है। क्लियर? और दूसरे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि WTO, हम भारत एक विकासशील देश है, तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होने के लिए उसे WTO का मेंबर होना चाहिए। तो दोनों ही बातें हैं, एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और यहां पर इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक हमारा क्या है? LPG नीतियों के अच्छे प्रभाव व आर्थिक सुधारों के पक्ष में तर्क। भारत ने उदारीकरण अपनाया, निजीकरण अपनाया और वैश्वीकरण अपनाया और इसे अपनाए हुए लगभग 34-35 साल हो चुके हैं। तो क्या इससे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ फायदा मिला, भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ फायदा मिला? वही पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फायदा यह हुआ कि कंपेमान अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है। 1980 से 90 यानी 10 साल, आर्थिक सुधार से 10 साल पहले की जो GDP का दर था वो 5.6% था। 2007 से 12 में GDP का एवरेज 8.2 है, तो GDP में वृद्धि हो गया। पहला तो विदेशी निवेश की प्राप्ति, बहुत सारा विदेश का पैसा हमारे पास आया, जो हम एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, विदेशी मुद्रा के लिए तरस रहे थे, हम उधार मांगते फिर रहे थे 1991 में। तो 1991 में ये कितना था इसका रिजर्व, विदेशी मुद्रा का रिजर्व US $6 बिलियन था, जो कि अब बढ़कर कितना हो चुका है, 579 हो चुका है। तो काफी सारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा, जो किसकी वजह से संभव हो पाया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की वजह से। निर्यातों में भारत के काफी तेजी से वृद्धि हो गई, ठीक है। पहले भारत सिर्फ आयात प्रतिस्थापन की तरफ ध्यान दे रहा था, लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारत ने तेजी से निर्यातों की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, भारतीय कंपनियां सिर्फ काम कर रही थी, उनके रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे, ठीक है। लेकिन विदेश की कंपनियां जब भारत के अंदर आई तो अब रेट स्थिर होना शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। तो एक डाटा दिया हुआ है कि पहले जो महंगाई है 1991 में महंगाई की दर 17% से बढ़ रही थी, यानी कोई चीज एक साल में 100 रुपए की है तो अगले साल 117 रुपए की हो जाएगी, जो कि 2015-16 में महंगाई दर सिर्फ 5.48% हो गई। महंगाई बढ़ने की दर भी काफी कम हो गई। निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि हुई। पहले निजी क्षेत्र को बहुत रोक कर रखा गया था, निजी कंपनियों के ऊपर लगाम लगा के रखा गया था, उन्हें लाइसेंस व्यवस्था के अंदर घेरा हुआ था। लेकिन 1991 के बाद सरकार ने निजी क्षेत्रों को खुलकर काम करने की आजादी दी, लाइसेंस की समाप्ति करी, जिसकी वजह से देश की GDP बढ़ी, रोजगार बढ़ा और निजी क्षेत्रों का उत्पादन भी काफी तेजी से बढ़ गया। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ता की प्रभुता। उपभोक्ता को मार्केट के अंदर इज्जत मिलने लगी। पहले मार्केट में वो चीजें बिकती थी जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती थी, लेकिन अब मार्केट में वो चीजें बढ़ने लगी जो एक्चुअल में कस्टमर चाहता है। पहले कार बनाने वाली एक कंपनी थी, आप कार खरीदने जाओ 80 कंपनी कम से कम आपके सामने खरीदी है। चॉइस बढ़ गई, मार्केट में रेट कम हो गए, कंपटीशन बढ़ गया और कस्टमर को अच्छी चीजें मार्केट में अवेलेबल होने लगी। तो कुल मिलाकर ये कुछ सुधार थे जो हमें आर्थिक सुधारों की वजह से प्राप्त हुए हैं। तो आर्थिक सुधारों से क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या फायदे हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए और यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।